हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड हमारा तीसरा डीपीपी। काफी इम्पोर्टेंट और जेई मेंस एग्जाम का तो फेवरेट ये कॉन्सेप्ट एरिया है, जहाँ से वो हर साल क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे काफी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो आपको जरूर इसको देखना चाहिए। और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उनको भी मैं साथ में यहाँ पे डिस्कस करके चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल और थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल तक के कोर्स में है, जेई मेंस और एडवांस में। तो देखिए, अगर हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसका फॉर्मेट ऐसा होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c। ठीक है, अब इसको अगर हमें सॉल्व कर दें तो हमें x एंड y तो सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड है इसमें। अगर टू इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करें तो हम यहाँ पे x एंड y क्रैमर रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्रैमर रूल से फाइंड करें तो कितना आएगा, x इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा और y इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा, जिसमें डेल्टा क्या होता है, ये हमारे कॉफिशिएंट जो होते हैं उनका एक डिटर्मिनेंट होता है। जो ये इक्वेशन है इसके कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होता है। डेल्टा वन में क्या करते हैं, C1 C2 फर्स्ट कॉलम में रख लेते हैं। यहाँ पे इसे जो डेल्टा है उससे डेल्टा वन में क्या चेंज है, सेकंड कॉलम वही रखना है, बस फर्स्ट कॉलम के अंदर सामने वाले कांस्टेंट ले लेने हैं। डेल्टा टू के अंदर ये कांस्टेंट है C1 C2, उसको सेकंड कॉलम के अंदर ले आते हैं। तो इस तरह से तो हमें सॉल्व करने से एक्स एंड वाई मिल जाएंगे। अब आपको भी इस पॉइंट अच्छे से याद करके रखने कि यदि हमारे पास में कॉफिशिएंट का रेशियो, क्या ये जो कॉफिशिएंट है, इन कॉफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल आता है, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अच्छा इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सेम बात है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू निकाल के लेके आएंगे यहाँ से हमारे पास में जो डेल्टा निकल के आएगा इसका जीरो का नहीं होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। तो आप चाहो तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो लगा दो, या चाहे तो a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 लगा दो। मेरा फेवरेट ये पहले वाला है, इस दो वेरिएबल इन दो इक्वेशन के अंदर। और इसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी में इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, इसको संगत बोला जाता है। ध्यान रही बात। अब ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, ये एक तरह से दो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये एक दूसरे को कट कर रही है, इसलिए हिंदी में संगत बोलते हैं और कंसिस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। राइट, अब आगे देखिए, सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, आप खुद सोचिए। अगर हमारे पास में दो लाइन है तो दो लाइन या तो कट कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल की कंडीशन में आ जाए। ये लाइन L1 मान लेते हैं और ये L2। अब पैरेलल की कंडीशन कब आएगी, अब आप सोचिए जरा, पैरेलल की कंडीशन कब आती है। तो बच्चों पैरेलल कंडीशन तब आती है कि यहाँ पे ये वाली, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मतलब मुझे टाइपिंग में गलती होगी, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू B1 B2 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, आप खुद सोचिए। अगर दो लाइन है, इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। पैरेलल लाइन क्या करती है, एक दूसरे को भी कट तो करती नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप बच्चों बोलते हो नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हो, नो सॉल्यूशन। और कट भी नहीं करती है इसलिए बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और हिंदी में बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। याद रहेगी बात। अगर पैरेलल वाली कंडीशन है तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, अपन स्लोप चेक कर लेते हैं। अगर दो लाइन का स्लोप सेम आ रहा है और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अलग आती है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल की कंडीशन। और इसको अगर आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, अगर डेल्टा के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा तो जीरो आ जाए और डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा टू भी क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। अब तीसरी वाली जो कंडीशन है
इसके अंदर ये दोनों लाइन है, ये दोनों दो लाइन है, तो दो लाइन ऐसी बन जाए कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। जैसे ये लाइन है L1 और इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए सेम, एंड L1 और L2 कोइंसाइड कर जाए। क्या कर जाए? L1 L2 कोइंसाइड कर जाए, तब उस कंडीशन के लिए हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? या अगर सारे डिटर्मिनेंट जीरो आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? सारे डिटर्मिनेंट जीरो आ जाते हैं, तो ऐसा अगर हो रहा है, अगर हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करी और सबकी वैल्यू जीरो आ गई, तो हम उसको इनफाइनाइट की कैटेगरी में डालते हैं। पर ऐसा क्यों डालते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब L1 लाइन L2 के ऊपर आ जाता है उसको बोलते हैं कोइंसाइड, और कोइंसाइड करने पर एक जब दूसरे के ऊपर आ जाती है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को कितनी बार कट करेगी। पर लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो वो कट तो हर बार कर रही है, हर जगह से कर रही है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट भी। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी उसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में संगत भी बोलते हैं। तो मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है कि अगर ये दूसरे को कट कर जाए तो यूनिक बोलते हैं, और उसको मैथमेटिकली अपन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो से बोलेंगे। अब डेल्टा जीरो आ जाए, क्या जाए? डेल्टा की वैल्यू जीरो आ जाए, तो नो सॉल्यूशन भी दे सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे सकता है। देखो दोनों में डेल्टा जीरो है। अब सब के सब जीरो आ गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें केवल डेल्टा जीरो है बाकी जीरो नहीं है, तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। तो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि इसके अंदर नो सॉल्यूशन है, तो आप उसके अंदर डेल्टा इक्वल टू जीरो से पता नहीं कर सकते, उसके साथ में डेल्टा वन और डेल्टा टू भी चेक करने होते हैं, ठीक है। अब फाइनली अपन कंक्लूजन ये बता रहे कि अगर आपके पास में दो इक्वेशन एंड दो अननोन की कंडीशन आ जाती है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे? ये जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है इसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे अगर टफ क्वेश्चन आता है तो। और अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप डेल्टा की मदद से सॉल्व कर लेना। ये जो रेशियो है, इस रेशियो के आगे वाला पार्ट ही डेल्टा का होता है, ठीक है। तो अगर हम बेसिक पे ध्यान देते हैं तो आपको रेशियो की मदद से क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट होगा तो भी वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिक, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात समझ में आ गई। ये सेम बात अपन थ्री इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल के लिए करते हैं। अब देखिए, अब थ्री इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल की बात करें, कुछ दिखने में इस टाइप से होगा, देख पा रहे हो? वो इक्वेशन दिखने में कैसी होगी? जो यहाँ पे देख रहे हो कुछ ऐसी ही इक्वेशन होगी, ठीक है। अब आप देखिए, इनमें हमें क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू डेल्टा वन बाई डेल्टा लिखते हैं, वाई की वैल्यू डेल्टा टू बाई डेल्टा और जेड की वैल्यू डेल्टा थ्री बाई डेल्टा लिखते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर डेल्टा क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ये जो आपके कॉफिशिएंट है उनसे मिलेगी, A1 B1 और C1। यहाँ पे A2 B2 C2, A3 B3 और C3। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास में डेल्टा आ जाएगा। फिर डेल्टा वन की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा वन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले कॉलम में आप कांस्टेंट को रख लोगे, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमारा डेल्टा वन आ जाएगा। ऐसे में डेल्टा टू निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? डेल्टा टू आप निकाल सकते हो यहाँ पे। अब डेल्टा टू की वैल्यू निकालेंगे तो अब यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ पे D1 D2 D3 C1 C2 C3, ये हमारे पास में डेल्टा टू आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा थ्री की वैल्यू लिख सकते हो, तो ये आ जाएगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ पे D1 D2 है D3। ये आपका डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तक मैंने बता दिया। अब जब इनका एक्सपेंशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में क्या आ जाएंगे? सारे डेल्टा की वैल्यू न्यूमेरिकल आ जाएगी। उनको आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्रेमर नेम से आपको एक्स वाई एंड जेड मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको थ्री इक्वेशन थ्री अननोन को सॉल्व करवा देता है। अब इसमें भी तीन केस बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का तो बहुत ही सीधा फंडा है बॉस, कि आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। बस डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है
तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब एक ही हल हो, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी बात को अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो दिखती है स्ट्रेट लाइन, और थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल की बात करें तो वो अपने आप में एक प्लेन होता है। क्या होता है, एक प्लेन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो तीन प्लेन हो गए। क्या हो गए, कितने प्लेन हो गए? अब देखो, अगर तीन प्लेन है, सोचने की कोशिश करना, अगर आपने थ्री डी थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आप बहुत ही जल्दी आइडिया लगा सकते हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों प्लेन एक ही जगह कट कर जाए, ठीक है, तीन प्लेन एक जगह कट जाए तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जब तीनों प्लेन एक साथ कट करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों प्लेन एक दूसरे को कट कर जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको मैथमेटिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे कह सकते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। आप खुद सोच के देखिए कि हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू इसे क्रैमर रूल से मिलती है। तो अगर मैंने डेल्टा ही जीरो कर दिया तो आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू तभी मिलेगी जब आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ से आपको एक्स यूनिक मिलेगा, वाई यूनिक मिलेगा और जेड यूनिक मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको जब सॉल्व करें तो डेल्टा वन की वैल्यू दो मिल जाए, डेल्टा टू की वैल्यू दो मिल जाए, डेल्टा थ्री की। एक डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी, वो जब यहाँ पे क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग रखोगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स मिलेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई जेड तीनों मिलेंगी। तो दो तो वही नहीं सकते। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन में आपको एक्स वाई जेड यूनिक मिलता है, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंट वाला केस समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड वाला केस देखें, तो अगर ये सबके सब जीरो हो जाए, सोचिए जरा, अगर ये डेल्टा भी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डेल्टा भी जीरो हो जाए, और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये भी जीरो हो जाए, ऐसा केस अगर आ गया तो उसको यहाँ पे क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा। अगर मैंने डेल्टा जीरो कर दिया तो डिनोमीटर वाला पार्ट जीरो हो गया और नोमीटर वाला पार्ट भी जीरो हो गया। तो इसमें ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाती है। और उसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताने की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, कोइंसाइड करने लग जाते हैं, ठीक है। प्लेन कोइंसाइड करेंगे और कोइंसाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब कोइंसाइड कर ही रहे हैं तो कंसिस्टेंट तो बोलेंगे। मतलब कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक के साथ दूसरा कोइंसाइड कर रहा है तो उसको कंसिस्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। दो बार कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होना डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पे भी डिपेंड करता है और डेल्टा इक्वल टू जीरो पे भी आता है। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब ऐसे है कि डेल्टा जीरो आ जाए और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये सब के सब एक साथ जीरो नहीं हो, लेकिन कोई एक जीरो हो जाए, एनी वन इज नॉन जीरो, ठीक है। अगर हमारे पास में कोई भी एक नॉन जीरो है, यानी या तो ऐसे आ जाए कि डेल्टा वन की वैल्यू जीरो आ गई, डेल्टा टू की वैल्यू जीरो, लेकिन डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस कंडीशन के लिए हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में डालते हैं। यानी हम यहाँ पे कह नहीं सकते। और यहाँ पे आप देखोगे तो पैरेलल प्लेन बन जाते हैं बच्चों, क्या बनते हैं, पैरेलल प्लेन बन जाते हैं। जैसे दो प्लेन है और एक प्लेन के साथ में दूसरा प्लेन अगर पैरेलल की कंडीशन देता है तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये प्लेन है और इसके जस्ट पैरेलल दूसरा प्लेन आ जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे प्लेन जो होते हैं कंडीशन में, तो इसमें अपन को दिखने में तीन दिखेंगे लेकिन असली में क्या होंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और पैरेलल प्लेन एक दूसरे को कट तो करते नहीं। तो पैरेलल प्लेन का जो यहाँ पे निर्धारण करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर हम थ्री डी पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हो तो उनकी जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। और या ऐसे कह सकते हैं कि जो दोनों की नॉर्मल है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो पैरेलल प्लेन की जो डेफिनेशन है, ये दो प्लेन है और उनके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक जैसे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेन। और पैरेलल प्लेन की कैटेगरी को ही हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों प्लेन पैरेलल है या नहीं। अगर आपको प्लेन पैरेलल मिल जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसी जगह बोलते हो कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो हम डेल्टा की मदद से बोलते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, ये थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल का।
अब लास्ट में इसमें बचता है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ये कैसा होता है? तो देखिए, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर राइट साइड में जीरो आता है। राइट साइड में क्या आता है? जीरो आता है। पिछले वाले में जो हमने लिखा था, राइट साइड में D1 D2 D3 था, तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि राइट साइड में हमारा जीरो आ जाए तो इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो Ax इक्वल टू जीरो भी कई जगह आप लिख लेते हो, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले को क्या लिखते हैं? ये जो पार्ट है इसको लिखते समय आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें तो पहले तो इसको लिखते हैं Ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में। इसमें ए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है, एक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, और बी राइट साइड के जो कांस्टेंट होते हैं उनका मैट्रिक्स होता है। तो ए एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब ए एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है तो इसमें अपन दो ही कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो ही कंडीशन कहते हैं। अगर हमारा डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है? डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्राइवल सॉल्यूशन। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको होमोजेनियस इक्वेशन मिल जाए और आपको इसमें कुछ बताना हो तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो से आप उसको लिखते हो, ठीक है। अब देखिए, ट्राइवल को हिंदी वाले थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि मुझे पता है इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे देते हैं। तो ये जो ट्राइवल होता है ना, उसको हिंदी में तुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुच्छ, ठीक है। अच्छा, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, अगर केवल डेल्टा की बात करें तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो को बहुत सारे तरीके से आप याद रख सकते हो। इसको नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ट्राइवल भी बोलते हो, ठीक है। इसको इनवर्टिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइवल और इनवर्टिबल, इनवर्टिबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमणीय, और ट्राइवल को तुच्छ बोलते हैं। अच्छा, डेल्टा अगर जीरो आ जाता है तो एक तो बोलेंगे उसको सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर, ठीक है। एक बोलेंगे नॉन ट्राइवल, याद रहेगी बात, नॉन ट्राइवल। और एक बोलेंगे नॉन इनवर्टिबल। क्या बोलेंगे? नॉन इनवर्टिबल। ये कुछ वर्ड है जो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेंगे, तो डायरेक्टली इसका मीनिंग यही समझ के आपको सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, अगर डेल्टा जीरो आ जाए तो उसको यहाँ पे बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, राइट। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान रखो। इतना आपका थियोरेटिकल पार्ट है जो मैंने बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करके सॉल्व किया है, और उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ दें और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन देखने को कैसे मिलते हैं। अब देखिए, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बताओ ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं? राइट साइड में जीरो दे रखा है तो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब उसमें लिखा है नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट। अब बताओ इसमें नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट, ये नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जीरो के अलावा कोई भी है। अब नॉन जीरो की जब भी बात आती है तो बच्चों एक ही बचता है, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप खुद सोच के देखो, आपको ये बात अच्छे से अब क्लियर हो जाएगी। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो जीरो के अलावा तो बहुत सारे नंबर है। अब बहुत सारे नंबर है तो उसको अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या बोलते हैं? बस सीधा सा, होमोजीनियस में तो डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है। आपको जस्ट पिछले वाले केस में समझाया था। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में डेल्टा इक्वल टू जीरो डालते हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा कैसे बनाएंगे? तो आपको डिटर्मिनेंट बनाना है किसका? जो आपके पास में इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनाना है। तो 2a और a, फिर यहाँ पे 2 3b और b, 2 4c एंड c इक्वल टू जीरो। अब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंशन करने पे 2 3bc माइनस 4bc माइनस 2a, मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2c माइनस 2b प्लस a, और a के साथ में आ जाएगा तो ये 8c माइनस 6b इक्वल टू जीरो। बस आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए तो ये हो गया हमारा। देखो, अंदर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का bc, तो माइनस का 2bc
और ये हो गया आपका 4AC प्लस 4AB प्लस 8AC माइनस 6AB इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 4AB माइनस 6AB, तो माइनस का 2AB माइनस 2BC प्लस 4AC इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट ए रख लेता हूँ मैं और नेगेटिव पार्ट को साथ में ले जाता हूँ, तो 2AB और 2BC ABC से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ABC। जब ABC से डिवाइड करेंगे और ये यहाँ पे 2 भी कट जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से, तो ये बच जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हाँ 2/B इक्वल टू 1/C 1/A, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब बताओ ये कंडीशन किसकी होती है, 2/B इक्वल टू 1/C प्लस 1/A। तो ये कंडीशन तब होती है जब ABC किस में हो, AP में हो, और ABC अगर AP में है कि HP में, ये HP की कंडीशन है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/B और 1/C ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो यहाँ पे HP की कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए मुझे C ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया समझ में आ गया होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दिया और फाइनली कंडीशन मिल गई। अब अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्या लिखा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसमें क्या कंडीशन होती है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसकी जब बात करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में, तो डेल्टा इक्वल टू 0 तो होता ही है, फिर बाकी कंडीशन लिखते हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 भी 0 होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम किससे हो सकता है, और साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 ये 0 के इक्वल टू होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपको डेल्टा लिखना पड़ेगा पहले, तो डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे तो 1 1 1 1 2 2 1 3 एंड लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1 2 लैम्डा माइनस 6 ये -1, तो -1 के साथ आ जाएगा लैम्डा -2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 -2, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा -6 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 1, तो लैम्डा -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा -3। अब ये क्या होना चाहिए आपका, ये बच्चों होना चाहिए 0 के इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए आगे आपको ये भी पता है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 ये भी 0 के इक्वल होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो लैम्डा 1 की वैल्यू लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो 5 6 और म्यू, बाकी वैसे ही रहेंगे 1 2 3 1 2 एंड लैम्डा। अब देखिए लैम्डा हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है, जहां जरूरत पड़ेगी तो उसकी जगह मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर लूंगा, तो 2 लैम्डा -6 यहाँ पे 1 के साथ लिखेंगे तो 6 लैम्डा -2 म्यू प्लस 1 के साथ देखेंगे तो कितना आ जाएगा 18 -2 म्यू, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को क्या करने वाले हो, 0 के इक्वल रखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा ये हो गया 10 लैम्डा -30 -6 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 18 -2 म्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत क्यों हो रही है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये हम जिसको ढूंढ रहे हैं ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा है,
तो देखिए यहाँ पे 4 लैम्डा और माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो लैम्डा 1 तो 0 आएगा। अब लैम्डा 2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी कंडीशन पूरी थोड़ी हुई है। अब लैम्डा 2 लिखेंगे तो क्या होगा, पहले को एज ही रहने दो और कांस्टेंट को सेकंड कॉलम बना दो, तो 5 6 म्यू और 1 2 लैम्डा। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 6 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 5, तो लैम्डा माइनस 2 प्लस 1 म्यू माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे, लैम्डा रखने पर, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 6 माइनस 2 म्यू, ये 5 प्लस 10 प्लस म्यू माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन का पूरा पार्ट देखोगे तो माइनस का म्यू बच रहा है, कांस्टेंट वाला पार्ट कितना हो गया, -11, ठीक है, यहाँ से माइनस का 11 हो रहा है, -11 तो प्लस -10 के बाद -1 बच जाएगा और ये 6 है, तो म्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी। कितना आ गया, म्यू 5। ठीक है, अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी तो देख लो, जो जैसे 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, हाँ, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गलती हमने करी है। लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देखोगे लेमडा की वैल्यू 3 है और मैंने रखा कितना था, 5 था, तो आंसर तो गलत आना ही है, सही से रखो। ठीक है, अब फिर से कैलकुलेशन करते हैं, तो लेमडा की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 80 माइनस 2 म्यू, ठीक है, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 माइनस 2 और म्यू माइनस 6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका माइनस का म्यू बच जाएगा और इधर से कितना बचेगा, कांस्टेंट, ये तो हो गया आपका 5, -5 और -6 -11, तो प्लस का 7 बच जाएगा इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू 7 आ जाएगी। हमने खामखा इससे में थोड़ी सी गलती कर दी। अच्छा, म्यू की वैल्यू 7 आ गई, लैम्डा 3 है, तो लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, ये आपका 3 प्लस 7 यानी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10, जो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको डील करना आ गया होगा। पिछला क्वेश्चन हमने होमोजेनियस का कर लिया, ये 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाले केस को देख लिया। अब देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम जो जेई मेंस वालों ने पूछी थी, और ये 12 अप्रैल 2019 की पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो बॉक्स दे रखा है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन में बोला गया है। अब दो इक्वेशन दो अननोन ही है, तो ज्यादा लंबी कहानी तो है नहीं, दो इक्वेशन दो अननोन है, तो यहाँ पे भी आपको क्या पूछा है, ऑप्शन वाइज देखेंगे, हैज यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस इंटरवल के अकॉर्डिंग दे रखें। तो भाई आपका यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो हमको डेल्टा तो निकालना होता ही है भाई, और कोई बात कैलकुलेशन की बात करेंगे तो आपको डेल्टा तो निकालना आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो कैलकुलेशन। अब डेल्टा निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा, राइट, और ये 1, ये आपका डिटरमिनेंट बन गया कोफिशिएंट का। अब मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा तो कितनी आएगी, साइन थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा और माइनस का कॉट थीटा। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप में क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो हमको ये पता लगाना है कि ये डेल्टा हमारा 0 है कि नॉट 0 है। अब 0 या नॉट 0 ये डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू क्या है, तो हमको एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, π/2 से 2π/3 सब में है, π/2 से 2π/3, और दूसरा इंटरवल है पाई से 7π/6। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, नीचे लिखते हैं, ठीक है, व्हेन थीटा आपका π/2 से
2π/3 है। अगर ये थीटा की वैल्यू आपको एग्ज्यूम यहाँ पे चेक करना आ गई तो बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास में क्या क्या पार्ट है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा है। तो जब ये थीटा इस इंटरवल का होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आप मुझे बताओ कि आपका साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो बच्चों इस इंटरवल की बात करेंगे तो हमारा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो π/2 से 2π/3 के बीच में अगर थीटा हो तो आपको साइन का ग्राफ तो पता ही है, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है जिसके अंदर ये हमारा पाई है और ये ये π/2 है, ठीक है, और इधर कहीं 2π/3 हुआ। तो इनके बीच में होता है 1 से लेके 2π/3 की वैल्यू जब देखते हैं तो √3/2 होती है। तो ये √3/2 से लेके 1 के बीच में रहता है। एक समझ में आ रहा है? इसी इंटरवल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 से 1 होती है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो 0 रहेगा। ये बात समझ पा रहे हो? जब थीटा π/2 से 2π/3 है तो उस केस में साइन की वैल्यू √3/2 से 1 होती है और √3/2 से 1 की बात करें तो साइन थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू, अच्छा कॉट थीटा की वैल्यू बात करें तो कॉट थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? जब थीटा π/2 से 2π/3 है तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको ग्राफिकली समझ में आनी चाहिए। देखो कॉट का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे π/2 होता है और आगे कहीं 2π/3 होता है। तो इस साइड में होगी ये, तो कहने का मतलब नेगेटिव तो होगी, जो भी होगी तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे 0 और कॉट 2π/3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको अगर समझ में आए तो बताना। 1/√3 से 0 होती है, कितनी होगी? 1/√3 से 0। अब 1/√3 से 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? ठीक है, इसमें यही टाइम लगेगा आपको, -1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1, ठीक है। अब अगला, अब हमारे पास में क्या कॉस की वैल्यू है। तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो कॉस का ग्राफ आप जानते हो ऐसा होता है, ये आपका π/2 है और आगे यही है 2π/3 होगा। तो कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? जो कॉस की वैल्यू 0 से लेके -1/2 के बीच में होगी। ये -1/2 से 0 होगी। कब कब होगी बताओ? जब आपका कॉस थीटा की वैल्यू π/2 से 2π/3 है, लेकिन उसके आगे तो माइनस लगा हुआ है। तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? तो वो बच्चों लाई करेगी आपकी 1/2 से 0 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए इस इंटरवल में व्हेन थीटा π/2 से 2π/3 है देन, तो बताओ अब आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी तो ये 0 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 0 और इंटू ये -1 है। तो ओवरऑल कितना आ गया? 0 आ गया। तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है जब थीटा की वैल्यू, ये केस बना लेते हैं, ठीक है, जब थीटा हमारा π/2 से 2π/3 है, π/2 से 2π/3 है तो उस केस में डेल्टा 0 है। अब डेल्टा 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये वाला केस भी कैंसिल हो गया, π/2 से π/3, और ये भी कैंसिल हो गया। अब बोला इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन π/2 से 2π/3 में और यूनिक सॉल्यूशन इन थीटा से π/6, यानी बी और डी में अभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो मुझे अब चेक करना है इन सभी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पाई से 7π/6 के बीच में, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे चेक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। व्हेन, जब थीटा की वैल्यू पाई से 7π/6 के बीच में हो, ठीक है, तो मैं फिर से ग्राफ बनाऊंगा। ये आपका पाई और आगे कहीं 7π/6 होगा तो साइन के ग्राफ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो पाई से 7π/6 के बीच में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा अगर कॉट की ग्राफ की बात करें तो ऐसा होता है, ये π/2 और ये पाई होता है, ठीक है, और फिर ये
ये इस तरह से, ये आपका होता है 3π/2। तो यही पे कहीं होगा 7π/6, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। अच्छा, कॉस का ग्राफ बनाएंगे, तो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, ये यहाँ पे पाई होता है और ये ऊपर जाता है, तो 7π/6। ठीक है, अब बताते जाओ, अगर आपका साइन थीटा, इस इंटरवल की बात करें, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। देखो, अगर मुझे साइन थीटा के बारे में पता लगाना है, तो साइन थीटा मेरा -1/2 से 0 होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। अब मैं फटाफट चल रहा हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ कॉट थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव ही रहेगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। पाई से 7π/6 की बात करें, तो ये आपका, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 7π/6 की बात करें, और उसमें भी कॉट थीटा की वैल्यू, तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बताओ तो ये तो देखो बहुत लंबा इंटरवल कवर करने वाली है। ये आपका होगा कॉट π/6, तो √3 से लेके इनफाइनाइट तक होगी। कितना होगा, √3 से इनफाइनाइट। और मुझे जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा, तो √3 से इनफाइनाइट की बात करें तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। इतनी बात ठीक है। अब अगला वाला पार्ट देखते हैं, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। देखो, कॉस थीटा की वैल्यू की बात करेंगे, पाई से 7π/6 के बीच में आपको लेना है, तो ये आपका -1 से लेके -√3/2 तक होगा। अब मैं माइनस का कॉस थीटा कर दूं, तो इसमें इंटरवल चेंज हो जाएगा, तो ये √3/2 से लेके 1 तक, और उसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। अब सारी वैल्यू आ गई। अब बताइए डेल्टा हमारा क्या था, तो डेल्टा की वैल्यू ये थी साइन थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो हमने पिछले पेज पे लिख रखी है, माइनस कॉस थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर और कॉट थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर। साइन की वैल्यू कितनी है, -1, और माइनस कॉस थीटा कितना है, 0, और इंटू एन नेचुरल नंबर, तो फाइनली कितने आ जाएगी, डेल्टा -1 आ गया। अब डेल्टा अगर -1 है, तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। तो पाई से 7π/6 के बीच में यूनिक सॉल्यूशन है, और π/2 से 2π/3 के बीच में क्या है, डेल्टा 0 है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसमें यूनिक सॉल्यूशन, तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही पड़ रहा है। मैंने काफी टाइम लेके इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करने का तरीका मिल गया होगा। राइट, चलेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग टू 0 से पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। देखो, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें साथ में मल्टी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं वो, यानी केवल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, वो साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन आपने देखा है, या पीएनसी का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो आपको सब तरह से प्रिपेयर रहना है ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए, और मैंने विशेषकर इसे डीपीपी के अंदर वो क्वेश्चन रखे जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एनहांस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ट्राइवल की बात करें, होमोजेनियस सॉल्यूशन है या नहीं, बताओ ये होमोजेनियस है। अब होमोजेनियस है और उसके अंदर नॉन ट्राइवल की बात करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा डेल्टा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू 0 करनी है। अब डेल्टा क्या आएगा, 1, 3, 7, -1, 4 और 7, ये आप पे साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा और 2, और इक्वल टू 0, यहाँ पे ठीक है। अब आप इसको जब एक्सपेंशन करोगे, तो एक्सपेंशन से कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पे 8 -7 कॉस 2 थीटा, फिर -3 लिखेंगे, -2 और 7 साइन 3 थीटा प्लस 7
और ये आ जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा और 4 साइन 3 थीटा। ठीक है, एक तरह से अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम आ गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन 3 थीटा भी दिख रहा है और कॉस 2 थीटा भी दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो हमको यहाँ पे फॉर्मूले से वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ से साइन 2 थीटा सर कॉस 2 थीटा और साइन 3 थीटा की वैल्यू रखनी है। तो देखिए 7 साइन कॉस 2 थीटा की वैल्यू साइन में रख लेते हैं क्योंकि पूरी इक्वेशन साइन बन जाएगी। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 प्लस 21। अच्छा साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस 7 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 28 हो जाएगा और यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक तरह से एक क्यूबिक इक्वेशन यहाँ से बनने वाली है। ठीक है, तो इनके सबके ब्रैकेट खोल दो आप। तो यहाँ पे 8 है माइनस 7 तो ये 1 प्लस 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 ये 63 साइन थीटा 84 साइन क्यूब थीटा माइनस 7 प्लस 14 साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप सॉल्व करोगे तो 84 साइन थीटा प्लस 28 इंटू 4 करेंगे तो 1112 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर इक्वेशन बनाओगे तो क्यूबिक वाले टर्म कितने हो रहे हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 84 है और इधर प्लस के 112 है, तो ले दी कितना हो रहा है 28 बच जाएगा, 28 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, हमने इनको देख लिया यहाँ पे। अब आप स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं। तो स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे तो 14 साइन स्क्वायर थीटा और 14 साइन क्यूब थीटा, तो 28 साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए साइन थीटा की टर्म, तो 63 है और इधर 84 है, जस्ट वेट। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे तो 63 और 84 है, दिख रहा है? तो इनको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू माइनस 21 साइन थीटा। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट को संभालते हैं तो कॉन्स्टेंट कितना होगा बताओ। तो कॉन्स्टेंट देखेंगे तो 6 और 1 7 माइनस 7 थे तो 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आप देखोगे तो इसमें से आपका 7 साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 ये साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां तक आने के बाद में आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो साइन थीटा इसको पकड़ते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 3 और इधर से 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3/2। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3/2 तो पॉसिबल होती नहीं है, 1 से बड़ी। और एक यहाँ से मिल जाएगी, देखो ये वाली जो दिख रही है ये साइन थीटा इक्वल टू 0 भी जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हो सकती है। अब हमें कोई इंटरवल गिवन होगा, किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं तो 0 से पाई के बीच में 0 से पाई के बीच में
साइन की वैल्यू कितनी बार 1/2 होती है, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू 0, ये तो कोई होगी नहीं। यहाँ से तो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा 0 से पाई हो, ठीक है। जब थीटा 0 से पाई है तो ये पॉसिबल है नहीं, यानी यही पॉसिबल है। अभी कितनी बार पॉसिबल हो सकता है तो उसको ग्राफ से देख लो, बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। ये 0 से पाई के बीच में मैंने ग्राफ बना दिया और मुझे 1/2 का बात करना है। किसकी बात करनी है? 1/2 की। तो कितनी बार कट कर रहा है ये? 2 बार कट कर रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 1/2। यानी इसलिए पूरी मेहनत का फाइनली आपको ये रिजल्ट निकल के आया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। तो कितनी वैल्यू है थीटा की? 2 वैल्यू है, जहाँ पे ये पूरी वैल्यू इस होमोजेनियस इक्वेशन के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। तो काफी लॉजिकल इक्वेशन था जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, यानी इसके भी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात करनी है। तो पहले बताओ ये इक्वेशन प्रॉपर लिखी है क्या? ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं लिखी है, तो मुंह में प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए। ये भी x1 है और इधर भी x1 है, तो उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो 2 माइनस के और इधर साइड में x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। सेकेंड में देखेंगे तो x2 है, तो ये 2x1 माइनस 3 प्लस के x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में देखेंगे तो माइनस का x1 प्लस 2x2 माइनस के x3 इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। होमोजीनियस अगर इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, ax इक्वल टू बी वाला ये रूप है, ठीक है। इसलिए अपन उसको होमोजीनियस बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू 0 कर लेना है नॉन ट्राइवल के लिए। किसके लिए? अगर नॉन ट्राइवल की बात करते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा कैसे बनेगा? तो देखिए डेल्टा बनाना है तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। डेल्टा की वैल्यू यहाँ से बनाएंगे तो 2 माइनस के माइनस 2 और 1, ये 2 और ये माइनस 3 प्लस के, ये 2 माइनस 1 2 एंड माइनस के, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंशन कर दीजिए तो 2 माइनस के, इसके साथ में कितना आ जाएगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो कट गया होगा, तो के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 2k प्लस 2, फिर कॉन्स्टेंट 1 के साथ लिखेंगे तो 4 और ये माइनस 3 माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे इसे को सॉल्व करना है, तो सीधी सी बात है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो इसमें पता लगाना है कि के की कितने वैल्यू हो सकते हैं सेट ऑफ वैल्यू के। तो डरिए मत, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 8 माइनस के क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 4k, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये माइनस 2k, ये हाँ माइनस 2 है, तो माइनस का 4k प्लस 4, यहाँ पे 1 माइनस के इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो के क्यूब माइनस का हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट के स्क्वायर के टर्म कितने आ रहे हैं? माइनस का के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आपको ये 4k और ये 4k तो कैंसिल आउट हो गए, राइट। अब जो हमारे पास बचा होगा कितना बच गया? 6k है और इधर से माइनस के है, तो प्लस का 5k बच गया। कॉन्स्टेंट पार्ट देखेंगे तो माइनस का 8 है
और ये प्लस का 5 है, तो माइनस का 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर लिखेंगे तो के क्यूब प्लस के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के आ रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कौन सा के सेटिस्फाई हो रहा है, तो देखिए के इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, के इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब के इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है तो बाकी के निकालने हो तो के माइनस 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, के माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो के क्यूब के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3। आप चाहो तो इसके फैक्टर भी कर सकते हो, तो के स्क्वायर तो के क्यूब माइनस के स्क्वायर माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3। यहाँ से लिखेंगे तो 2k आ जाएगा, तो 2k स्क्वायर माइनस 2k माइनस और ये प्लस माइनस का 3k प्लस 3। तो यहाँ से माइनस का 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3k प्लस 3 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कैसे लिख सकते हैं हमें, k माइनस 1 और के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 में लिख सकता हूँ, और इसको फिर से अगर फैक्टर करेंगे तो k माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे k प्लस 3 और k माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका k माइनस 1 का स्क्वायर और k प्लस 3 इक्वल टू कितना था, 0 था, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास में k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो k की वैल्यू 1 एंड माइनस 3 आ जाएगी। बच्चों इसमें गलती क्या कर लेते हैं कई बार कि इसमें आपको क्यूबिक इक्वेशन दिखती है और क्यूबिक इक्वेशन को देख के सोचते हैं कि इसके अंदर 3k की वैल्यू तो आएगी, बट रिपीट भी हो रही है यहाँ पे, और रिपीट हो रही है तो आपको ऐसा तुक्का नहीं लगाना, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो कंटेंट 2 एलिमेंट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। राइट, तो इस डीपीपी के अंदर हमने काफी क्वालिटी वाले 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और साथ में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन किया था। अब और क्वेश्चन जो हो सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे जेईई मेंस और एडवांस में, उनको भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा नेक्स्ट डीपीपी के अंदर। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लो और आगे पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।